जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपका पेपर है कम्युनिकेशंस स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो बीए बीएससी बीकॉम होता है उसमें को करिकुलर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वह सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न पत्र है 2021-22 का। ठीक है दोस्तों, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या होता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि प्रीवियस ईयर से भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 40 प्रश्न है इसमें, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं और ध्यान से देखिएगा, इस क्लास से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। विषय बॉक्स खाली नहीं रखना, क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। मेल भेजने से पहले उसका पुनर्पाठ करें, यह भी सही नहीं है। यहाँ देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है डिजिटल डिमेंशिया तक, या फिर डिजिटल अवसाद तक, या फिर डिजिटल खुशी तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। दोस्तों जब भी आप प्रश्न परीक्षा में बैठें तो प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, जब आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो कुछ उत्तर इसके आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सोशल मीडिया है वह हमें डिजिटल डिमेंशिया तक ले जाती है, डिजिटल अवसाद तक ले जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है। तो तीसरे का दोस्तों क्या है, इसमें क्या पूछा है कि कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार के नियम है। तो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवहार मानदंड समान होते हैं। ठीक है, बिल्कुल है। दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें, जी बिल्कुल। दूसरे व्यक्ति के निजात का सम्मान करें, जी बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो कुछ उत्तर इसके आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक तत्व नहीं है। डिजिटल पहुंच, या डिजिटल साक्षरता, या फिर डिजिटल सामयिकता, या फिर डिजिटल सुरक्षा। तो दोस्तों याद रखिएगा, डिजिटल नागरिकता से डिजिटल सामयिकता का एक तत्व या इससे संबंधित नहीं है, डिजिटल नागरिकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, डिजिटल सामयिकता चौथे का ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों कुछ प्रश्न याद रखिएगा, इसमें से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर आपके जो भी दोस्त होंगे। ठीक है, कम से कम 5 लोगों को शेयर करिएगा। अगर आपके पास जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों इस क्लास को। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, 16 व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेमन कैंटेल। ठीक है, रेमन कैंटेल जो है वो 16 व्यक्तित्व कारक से संबंधित है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए, चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो भी इम्पोर्टेंट हो गए उनसे मैं बता दूंगा, आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है दोस्तों, जो लोग मिलनसार मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों उनकी प्रकृति कैसी होती है, बहिर्मुखी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है छठे का, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, शरीर रचना के अनुसार विलियम सेल्डन ने लोगों को 3 प्रकार में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन एक उन तीनों में नहीं है। एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ, या फिर हेक्सोमार्फ। तो ऑप्शन नंबर डी है, हेक्सोमार्फ उन तीनों में नहीं है। बाकी इन तीनों को दोस्तों एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, अगली बार अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये तीनों आपके काम आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों को। विलियम सेल्डन ने ये 3 प्रकार दिए हैं,
एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ, ठीक है। ये तीनों दे देगा, फिर निगेटिव पूछेगा तो आप कैसे याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। एक्सोमार्फ अलग है इससे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 इसमें है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। तो दोस्तों जो आध्यात्मिक कारक होते हैं, ठीक है, वो व्यक्तित्व निर्धारक नहीं होते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का प्रकार है। तो दोस्तों संप्रेषण का प्रकार कौन है, अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण होता है, ठीक है, समूह संप्रेषण होता है और जन संप्रेषण होता है, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों इसमें प्रश्न नंबर 11 है, संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें। तो संप्रेषण बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है, तो प्राप्तकर्ता के आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण करेंगे तो संप्रेषण बाधा को दूर किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। तो पहनावा, धर्म, भोजन या क्रोध। तो दोस्तों जो क्रोध होता है, ठीक है, सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं होती है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में आवश्यक नहीं है। तो संप्रेषण में क्या आवश्यक नहीं होता है दोस्तों, स्पष्टता, सामंजस्य या तालमेल, संपूर्णता या नियंत्रण। तो दोस्तों संप्रेषण में नियंत्रण में ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ठीक है, नियंत्रण में आवश्यक नहीं है। यहाँ क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में आवश्यक नहीं है, तो नियंत्रण, ठीक है। बाकी स्पष्टता, सामंजस्य, तालमेल, संपूर्णता ये संप्रेषण में आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, तो परिभाषित भूमिका या रहने की साझा स्थान या फिर व्यक्तित्व, इतिहास या उत्तरदायित्वों की पहचान। तो दोस्तों परिवार की विशेषता इनमें क्या नहीं है, तो व्यक्तित्व का इतिहास, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतर्व्यक्तित्व संबंध के 6 चरण मॉडल का एक चरण नहीं है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, भवन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्व्यक्तित्व संबंध का एक लाभ नहीं है। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता को बढ़ाना, ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व संबंध का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 इसमें पूछा है, इंडीपस ग्रंथि उत्पन्न होता है। तो इंडीपस ग्रंथि फालिक अवस्था में उत्पन्न होता है, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है। तो व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व संवर्धन में अभिवृत्ति होती है, व्यवहार होती है, संचार होता है और अनुशासन होता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। और भी क्लास में इसके वीडियो के लिंक में आपको और भी क्लास दे दूंगा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उसमें दोस्तों आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की मैं क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्लास कराए हैं, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 इसमें पूछा है दोस्तों, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। तो संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक क्या है, सक्रिय रूप से सुनना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। संचार का पहला जो होता है, पहला नियम वो क्या है, तो ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। अशाब्दिक संचार में क्या सम्मिलित है दोस्तों, हाथ मिलाना अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा है दोस्तों, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है।
डिजिटल फुटप्रिंट क्या है दोस्तों? तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़ के डिजिटल अवशेष जो जाते हैं वो डिजिटल फुटप्रिंट होता है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 इसमें पूछा है, अभिवृत्ति का वह संगठक जो संवेग भाग से संबंधित है वह है, तो वह क्या है? संवेगात्मक है। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो अनुभव होता है, ठीक है, वह अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित होता है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्वास और सूचना भंडारण से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है? 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 पूछा है इसमें, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। अभिवृत्ति का ABC मॉडल क्या है? तो संवेगात्मक है, व्यवहारात्मक है और संज्ञानात्मक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 26 इसमें पूछा है दोस्तों, किसी व्यक्ति वस्तु सोच या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इस प्रकृति क्या कहलाती है? तो अभिवृत्ति कहलाती है। 26 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 इसमें पूछा है दोस्तों, लोग डैश के आधार पर संबंध बनाते हैं। लोग किसके आधार पर संबंध बनाते हैं? तो भैया समानता के आधार पर, आकर्षण के आधार पर और निकटता के आधार पर संबंध बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा है, मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, निम्न में से कौन एक उन 3 में नहीं है? देखिए यहाँ निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है, तो दोस्तों जो विनिमय है, ठीक है, वह उन तीनों में से नहीं है। 28 का ऑप्शन नंबर बी है। बाकी इसे याद रखिएगा, मित्रता 3 जो श्रेणीबद्ध 3 श्रेणीबद्ध से बनाए जाते हैं, उसमें पारस्परिकता, स्वागंतोतुक होता है और साहचर्य होता है। ठीक है, ये तीनों होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों याद रखिए, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 29 है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें प्रश्न नंबर 30 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल ध्वंस का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों जो आक्रामकता होता है, ठीक है, वो कार्यस्थल ध्वंस का एक प्रकार नहीं है। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों इसमें पूछा है कि मैं जीता तुम हारे संबंधों में से किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? यह किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? प्रतिद्वंदिता को दर्शाता है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पढ़ेंगे तो उसको उत्तर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या पूछा है, मैं जीता तुम हारे संबंध में द्वंद्व स्टाइल क्या है? तो जाहिर सी बात है प्रतिद्वंदिता होगी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा है कि अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। अभिवृत्तियों का अर्जन कैसे किया जाता है भैया? तो परिवार से किया जाता है। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है? दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करें। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 34 इसमें पूछा है दोस्तों आपसे कि संप्रेषण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इसका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है, बॉडी लैंग्वेज और शारीरिक हाव भाव। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 35 है इसमें, अवांछित संप्रेषण के 3 भिन्न प्रकार इस एक को छोड़कर सभी हैं, गतिकी, सन्निकटता, पराभाषा या फिर शारीरिक हाव भाव। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शारीरिक हाव भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 इसमें पूछा है, शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार इस एक को
छोड़कर सभी को संलग्न करता है। तो दोस्तों सन्निकटता को छोड़कर सभी को संलग्न करता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 पूछा है दोस्तों, SMART में यस एवं यम अक्षर इंगित करते हैं। यस एवं यम अक्षर किसको इंगित करते हैं दोस्तों? तो यस एवं यम अक्षर जो होते हैं वो स्पेसिफिक एवं मेजरेबल को संदर्भित करते हैं। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण यानी SMART में आपका लक्ष्य होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा समयबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 39 पूछा है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंधन का एक तकनीक है? समय प्रबंधन का एक तकनीक क्या हो सकता है? तो दोस्तों नियमित अंतराल पर छुट्टी जो होता है वो समय प्रबंधन का एक तकनीक है। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। समय प्रबंध डैश की योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। तो इसका दोस्तों व्यतीत समय पर चेतन नियंत्रण। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर ए है। समय प्रबंधन जो होता है व्यतीत समय पर चेतन नियंत्रण की योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया होती है। 40 का ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।